वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। लास्ट सेशन में हम हंटर कमीशन डिस्कस कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे। आपके 3 टॉपिक्स हैं। शिमला जो सम्मेलन हुआ था वो, शिमला अकॉर्ड या शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1901, शिमला शैक्षिक सम्मेलन। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। और एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन 1904, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। जो लॉर्ड कर्जन शिक्षा नीति है, इसमें से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर आपको इस सेशन को समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो लास्ट वीडियो में हम हंटर कमीशन पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे शिमला अकॉर्ड की शिमला सम्मेलन क्या था। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश इंडिया के नए गवर्नर जनरल और वायसराय अपॉइंट हुए थे और ये बहुत ग्रेट स्कॉलर थे और एबल एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको कहा जाता है कि बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेशन थे। और ये जो थे इंडिया में कुछ ना कुछ काम करने की इनकी बहुत इच्छा थी। और जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो कार्यभार संभालते ही इन्होंने हर क्षेत्र में जो है इम्प्रूवमेंट करने या मॉडिफिकेशन करने शुरू कर दिए थे। तो जो भी रिफॉर्म थे, ये रिफॉर्म हर फील्ड में करना चाहते थे, इन्होंने हर फील्ड में रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस दौरान जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम में जो ब्रिटिश रूल जहाँ पर था, जिन राज्यों में, वहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरह की जो प्रोग्रेस थी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो शिक्षा थी, ना तो उसमें क्वालिटी इम्प्रूव हुई और ना ही क्वालिटी इम्प्रूव हुई, तो जितनी की होनी चाहिए थी। इसलिए इन्होंने 1901 में शिमला में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की और इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडियन एजुकेशन पर बहुत डिस्कशन हुआ था। तो अब ये देखते हैं कि वो किस तरह से डिस्कशन रहा। इन सितंबर 1901 लॉर्ड कर्जन कन्वेड एन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन शिमला। इन्होंने एक शिमला में ही एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया और ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस से जो डायरेक्टर्स पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे उन सबको बुलाया गया और इसमें से जो कुछ जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी इनवाइट किया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 15 दिन तक चली। इस कॉन्फ्रेंस को खुद लॉर्ड कर्जन ने ही चेयर किया था और इस समय ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस में 150 रिजोल्यूशन पास हुए थे। और ये जो रिजोल्यूशन पास हुए थे इसमें इन्होंने क्या किया था, ये जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने अपने ही लोगों मतलब जो इनके साथ बैठ के जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, जो कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जो भी इनके विश्वास पात्र थे, उनके साथ मिलकर बैठकर अपनी ही इच्छा के अनुसार इन्होंने ये 150 रिजोल्यूशन को पास करा दिया था। इसीलिए इसको शिमला स्वीकृति सम्मेलन या शिमला अकॉर्ड कहा गया। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस 15 डेज चली, लेकिन इसमें किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था और शामिल भी नहीं किया गया। और जो भी इसमें रिजोल्यूशन की बात की गई, जो भी इसमें डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन को या जो भी काम हुआ उस एग्जीक्यूशन को कहीं पर भी पब्लिश नहीं कराया गया। तो इसी से ही क्या, जब क्योंकि इंडियन एजुकेशन की बात थी, इंडियन एजुकेशन के रिजोल्यूशन को पास किया जा रहा था और उन्हीं के लिए कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उनको ना तो इनवाइट किया गया किसी भी उनके रिप्रेजेंटेटिव को और ना ही इस जो भी कार्यवाही थी, ना इसको कहीं पर भी पब्लिश कराया गया। तो इसी को ही लेकर के जो इंडियंस थे वो इनसे काफ़ी नाराज़ थे। तो ये था आपका शिमला अकॉर्ड। अब इसके बाद देखते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। ये आपका दूसरा टॉपिक है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है और आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है। अंत में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे।
अब देखते हैं 1902, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने 27 जनवरी 1902 को इस कमीशन को अपॉइंट किया और इसमें इन्होंने 2 इंडियंस को रखा, क्योंकि इससे पहले जो शिमला अकॉर्ड हुआ था इसमें किसी भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सोचा कि भाई यदि हम इंडियंस को शामिल नहीं करेंगे तो शायद फिर हमारा अपोज करने लगेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 2 लोगों को उसमें शामिल किया। एक तो थे आपके डॉक्टर गुरदास बनर्जी और दूसरे थे श्री सैयद हसन बिलग्रामी। इन दोनों को मेंबर बनाया गया और इससे क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज़ का, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया। और इसके चेयरमैन जो थे वो सर थॉमस रेले थे, इसलिए इसको रेले कमीशन भी कहा जाता है। अब इसको देखते हैं कि इनको क्या काम दिया गया था। टर्म ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले इनको कहा गया कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या एग्जीक्यूशन है उसको स्टडी करना और उसके रिगार्डिंग अपने सजेशन देना। और इंडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशनल किस तरह से एजुकेशन को व्यवस्था की जाती है उसको स्टडी करना है और उसको अपलिफ्टमेंट के लिए उसके अपने सजेशन देना है। तीसरा, जो भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या कंडीशन है और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए या उनकी कंडीशन को अप करने के लिए क्या सुझाव दिए जाएंगे। तो ये इनको यूनिवर्सिटी क्योंकि इसका नाम ही इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, तो ये जो सारा काम इनको दिया गया था विश्वविद्यालय के रेफरेंस में ही दिया गया था। अब इसके बाद क्या किया, आयोग का प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट ऑफ द कमीशन आएगी। तो जो कमीशन था उसने इंडिया के उस समय के जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन यूनिवर्सिटीज़ की क्या उनका मतलब यूनिवर्सिटी का किस तरह का काम करने का क्या तरीका था और उसको स्टडी किया कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है वो पैटर्न क्या है उसको स्टडी किया। और उसके बाद ऑब्ज़र्व की उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उसके बाद जो भी उनका आपस में डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन को ये इन्होंने सब कुछ 6 मंथ तक किया था, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी उस पर डिस्कशन किया। उसके बाद अंत में 6 मंथ के बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो लॉर्ड कर्जन को दे दी। अब इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या सजेशन दिए। सबसे पहले इन्होंने सजेशन क्या दिया, सजेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के प्रशासन और संगठन के बारे में सुझाव। इन्होंने कहा कि जो रिड्यूस सीनेट मेंबर्स, कि सीनेट मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया जाए, उनके नंबर्स को रिड्यूस कर दिया जाए और उनका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, उसको जो है उस टेन्योर को डिसाइड कर देना चाहिए, 5 ईयर तक का कर देना चाहिए, ठीक है। और 20 ईयर्स ऑफ 20 सीनेट मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड एवरी ईयर। 20% हर ईयर में 20% नए सीनेट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। और इनमें कौन होगा, एजुकेशनिस्ट होंगे, कॉलेज के लेक्चरर होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, इन सभी को रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया जाएगा। सिंडिकेट मेंबर शुड बी इंक्रीज 9 to 5। यहाँ पर जो सीनेट मेंबर्स थे, सीनेट मेंबर को रिड्यूस करने की बात की। और सिंडिकेट मेंबर मतलब जो फंड का काम देखते हैं, सिंडिकेट आप बैंक के नाम से भी याद रख सकते हैं कि सिंडिकेट बैंक का नाम है, तो सिंडिकेट का क्या काम होता है, फंड को देखना। तो यहाँ पर भी जो सिंडिकेट मेंबर्स थे वो फंड को ही देखते थे वो। तो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो 9 हैं, मतलब तो इसको 15 तक इंक्रीज़ कर देना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी का ज्यूरिडिक्शन है उस ज्यूरिडिक्शन की डिसाइड कर देना चाहिए कि उसका क्या ज्यूरिडिक्शन होगा, क्या उसके क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसको डिसाइड कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्या क्या सजेशन दिए इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी शुड बी एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ टीचिंग ऑल्सो, कि यूनिवर्सिटीज़ में भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए और यहाँ पर रिसर्च वर्क को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसका मतलब इससे पहले रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने रिसर्च वर्क की बात की कि इंडियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और जो सा करिकुलम है यूनिवर्सिटी का, उस करिकुलम को रिफॉर्म करना है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट करना है वहाँ पर, और एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन सिस्टम को भी रिफॉर्म किया जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं सेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज, की जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या सजेशन दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक वेल ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट कमेटी होगी
जो कि पूरे कॉलेज का मैनेजमेंट देखेगी, मैनेजमेंट तय करेगी कि उसका मैनेजमेंट किस तरह का होगा। तो एक पहले मैनेजमेंट कमेटी होगी, और दूसरा प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग होगी वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, सफिशिएंट टीचर्स होंगे, लाइब्रेरी होंगी, लेबोरेटरी होंगी, और ट्यूशन फीस इन कॉलेज शुड बी डिसाइड बाय द सिंडिकेट। जो सिंडिकेट मेंबर्स होंगे वही जो शिक्षण शुल्क है, शिक्षण शुल्क को तय करेंगे। इसके बाद है आप सेशन रिगार्डिंग एजुकेशन इन द कॉलेज। कॉलेज में जो शिक्षा संबंधी सुझाव, सबसे पहले स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एफिलिएशन ऑफ द कॉलेज, कि कॉलेज को जो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देगा उस एफिलिएशन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे। उन रूल्स रेगुलेशन को जो फॉलो करेगा उसी को ही एफिलिएशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक देख सकते हैं कि एक अच्छा काम था कि इससे क्या होगा कि क्वालिटी आएगी। यदि रूल्स रेगुलेशन होंगे तो उससे क्वालिटी मेंटेन होती है। इसके बाद उन्होंने कहा सब स्टैंडर्ड कॉलेज शुड बी क्लोज डाउन, और जो निम्न स्तरीय कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हैं, उनको बंद कर दिया जाए। एफिलेटेड कॉलेज शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली, और जो कॉलेज हैं, जो एफिलेटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से, उनका इंस्पेक्शन रेगुलरली होना चाहिए। और टीचिंग अप ग्रेजुएशन लेवल शुड बी कंडक्टेड इन द कॉलेज। जो कॉलेज होंगे उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक की जो है टीचिंग होनी चाहिए। इसका मतलब पीजी और जो रिसर्च वर्क है वो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। यहाँ इन्होंने कहा कि जो मैट्रिकुलेशन है यानी कि हाई स्कूल है, उसका जो स्तर है उसको ऊंचा कर देना है, और इंटरमीडिएट क्लासेस को इन्होंने अबॉलिश करने की बात की। ये इसका एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्लासेस को इन्होंने बंद करने की बात की, कि इंटरमीडिएट क्लासेस को बंद कर दिया जाए, और जो ग्रेजुएशन है उसका करिकुलम 3 ईयर्स का होना चाहिए। अब भी ये 3 ईयर्स का ही है, ये 96 से 3 ईयर्स का चल रहा है, उससे पहले 2 ईयर्स का हुआ करता था। तो ये जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन इस यहाँ जो इंडियन कमीशन था, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1902 था, इसमें इसको कहा गया था। करिकुलम में रिफॉर्म किया जाए, और यूनिवर्सिटी शुड हैव अ से इन अपॉइंटमेंट। जो यूनिवर्सिटी जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा उसमें यूनिवर्सिटी का इंटरफेरेंस होना चाहिए, कि यूनिवर्सिटी देखेगी कि उसको टीचर्स का अपॉइंटमेंट किस तरह से करना है। जैसे आज भी क्या होता है कि जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उसमें फैकल्टी को रखा जाता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी का इंटरफेरेंस होता है। जो एक्सपर्ट वहाँ से आते हैं वही अप्रूवल टीचर्स को देते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि ये तो था कि इन्होंने क्या क्या कहा। इसके बाद इसकी मेरिट और डिमेरिट भी देख लेते हैं कि क्या क्या मेरिट डिमेरिट रही होंगी। तो इन्होंने सीनियर मेंबर रिड्यूस करने की बात की, उनका टेन्योर 5 ईयर सुनिश्चित कर दिया, ये एक मेरिट है इनकी। और रिसर्च वर्क की बात की कि रिसर्च वर्क होना चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनको टीचर्स मतलब जो टीचर्स हों वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हों, उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी का इंटरफेरेंस है। तो ये सारे जो थे इनके मेरिट्स कह सकते हैं हम इनको। डीमेरिट में हम क्या कह सकते हैं, मेंटेनिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि जो विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये कॉलेज में के जो आंतरिक मामले हैं उसमें सरकारी हस्तक्षेप को बनाए रखना। यहाँ पर है जो यूनिवर्सिटीज़ के जो इंटरनल मैटर होंगे उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बना रहा, ये एक डिमेरिट है। उसका इंटरफेरेंस बने रहने से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाई, मतलब उनके पास कुछ राइट्स नहीं थे। और जो कॉलेज हैं, कॉलेज को एफिलिएशन देने में रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। ये हो गया आपका इंडियन एजुकेशन जो 1902 था। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन 1904। यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये लॉर्ड कर्जन ने एजुकेशन पॉलिसी को प्रिपेयर किया। सबसे पहले इन्होंने जो शिमला सम्मेलन था 1901, इन्होंने खुद इसको चेयर किया था, अब ये पहले बता दिया गया है ना। और उसके बाद इन्होंने जो इंडियन एजुकेशन कमीशन आया 1902 में, उसमें इनके पास जो सजेशन आए उन सजेशन को इन्होंने देखा, और उसके बेस पर ही इन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया था। तो ये जो थी 11 मार्च 1904 को ये गवर्नमेंट प्रपोजल के रूप में इसको पब्लिश करा दिया गया। और शिक्षा नीति संबंधी इस जो उस समय की इंडियन एजुकेशन के में जो भी डिमेरिट्स थी
उन डिमेरिट्स को देखा गया और उसके बाद में इसको उसमें रिफॉर्म करने के लिए भी इन्होंने अपनी पॉलिसी को प्रेजेंट किया। अब जो लॉर्ड कर्जन थे, पहले मैंने आपको बताया इसमें कि लॉर्ड कर्जन ने एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी और वैसे भी जो है लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि और इन्हीं के समय में भी बहुत काम आपको ये ध्यान होगा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। और इन्होंने रेलवे से रिलेटेड बहुत सारा काम किया और इन्होंने जो है केंद्रीय शिक्षा विभाग की भी स्थापना की थी। और जो है इन्होंने एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म के लिए भी इन्होंने सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था। तो इन्होंने अपने समय में बहुत सारे काम किए थे। तो यहाँ पर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहाँ इन्होंने देखा कि जो इंडियन एजुकेशन है, यहाँ पर एजुकेशन में ना तो क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ना ही कोई क्वांटिटी में ही इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सबसे पहले देखा कि जो क्वांटिटेटिव डिमेरिट्स हैं वो क्वांटिटेटिव डिमेरिट्स क्या क्या हैं, मतलब संख्यात्मक दोष क्या क्या हैं। तो इन्होंने ये पाया कि क्वांटिटेटिव 4 आउट ऑफ 5 विलेज की जो 5 गांव में से 4 गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। अब जब 5 गांव में से 4 गांव में कोई स्कूल ही नहीं होगा तो सोचो कि वहाँ पर एजुकेशन की क्या रेट होगा, क्या वो बच्चे पढ़ पा रहे होंगे। और 4 में से 3 जो बॉयज़ हैं, किसी भी मतलब 3 जो बॉयज़ हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। इसका मतलब 4 में से केवल किसी एक बॉय को ही एजुकेशन मिल पा रही थी और 40 गर्ल्स में से केवल एक ही गर्ल किसी तरह से स्कूलिंग एजुकेशन ले पा रही है। मतलब इतना ज़्यादा जो है क्वांटिटेटिव डिमेरिट्स थी। अब देखते हैं क्वालिटेटिव डिमेरिट्स कि गुणात्मक दोष क्या थे। अब गुणात्मक दोष क्या थे कि जो मेन पर्पस था एजुकेशन का वो था केवल गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना। और जो करिकुलम था वो करिकुलम पूरी तरह से लिटरेरी करिकुलम था। उसमें जो है वोकेशनल सब्जेक्ट को कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था। और इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। इंग्लिश इज अकॉर्डेड मोर इम्पोर्टेंस। मतलब ये है कि जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया गया था, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया था। एग्जामिनेशन आर बीइंग गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन दैट नेसेसरी। जो एग्जामिनेशन है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। उन पर ध्यान देने से जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। रोट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग बच्चे को कंसेप्ट की नहीं कराई जाती थी, उनको रटाफिकेशन कराया जाता था। और रटाफिकेशन होने से भी क्या है कि क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। और इंग्लिश को एजुकेशन का मीडियम बना देने से भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के एक्सपेंशन में एक तरह से बाधा आ रही थी। और यूरोपियन जो साइंस है, उसकी नॉलेज है, उसको प्रचार करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इंडियंस उनकी बात को इंग्लिश मीडियम के थ्रू समझ नहीं पा रहे थे। जो इंडियंस थे शायद वो ये चाहते थे कि उनको जो एजुकेशन है उनकी नेटिव लैंग्वेज में दी जाए। लेकिन जब से मैकाले मिनट हमने पढ़ा उसमें भी कहा गया था कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश। उसके बाद वुड डिस्पैच आता है, उसमें भी इसी को फॉलोअप किया गया। हंटर कमीशन ने भी इसी को फॉलोअप किया। अब इन्होंने सजेशन किया, इन्होंने पहले ये देख लिया कि जो क्वालिटेटिव दो डिमेरिट्स क्या हैं और क्वांटिटेटिव डिमेरिट्स क्या हैं। इसके बाद इन्होंने सजेशन दिए। इन्होंने सजेशन दिया, सजेशन रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन। पहले दिया इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग सजेशन कि प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने कहा कि बहुत कम अटेंशन दिया जा रहा है और उसके एक्सपेंशन में कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि इसको एक्सपेंशन करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। क्योंकि गवर्नमेंट पर रूल कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एजुकेशन को सभी के लिए ऑर्गेनाइज कराए। दूसरा, लोकल बॉडी शुड स्पेंड द प्राइमरी एजुकेशन फंड ओनली ऑन द प्राइमरी एजुकेशन। कि जो लोकल बॉडीज हैं वो प्राइमरी एजुकेशन फंड को केवल प्राइमरी एजुकेशन पर ही खर्च करें और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं
और इनको जो प्राइमरी स्कूल्स हैं इन स्कूल्स को अकॉर्डिंग टू नीड इनको ग्रांट एड भी दें। और ये जो ग्रांट एड दी जाएगी ये जो एग्जामिनेशन बेस्ड न होकर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं प्राइमरी एजुकेशन पर जो भी खर्चा आता है उसका 50% उस खर्चे को वो खुद दें। द करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल नीड्स। जो भी करिकुलम होगा वो रीजनल नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इंग्लिश को यहाँ से रिमूव कर दिया जाना चाहिए, तभी जो है सभी को एजुकेशन दे पाएंगे। और यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से इन्होंने इंग्लिश को रिमूव करने की बात की। और इसमें इन्होंने कहा कि जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनको मेन प्लेस दिया जाएगा और इसमें फिज़िकल को, योगा को, इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन को, फिज़िकल एक्सरसाइज को कंपलसरी कर देना चाहिए। 2 years ट्रेनिंग शुड बी गिवन देयर टीचर्स एंड देयर सैलरी शुड बी इंक्रीज। टीचर्स को जो है ट्रेन करना है, उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करनी है और प्राइमरी एजुकेशन में किंडरगार्टन मेथड को अप्लाई करना है। इसके बाद इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग सजेशन दिए कि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो उनको ग्रांट मिल रही है या ग्रांट नहीं मिल रही है, सभी को जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे एफिलिएशन लेना कंपलसरी होगा, उनको एफिलिएशन उससे लेनी होगी। और to raise the standard of vocational subject will be given in their curriculum। और करिकुलम में वोकेशनल सब्जेक्ट को जो प्लेस देना होगा कि ऐसा नहीं है कि उनको लिटरेरी सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएं, उनको साथ साथ में वोकेशनल एजुकेशन भी देनी होगी। और टीचर्स जो हैं वो ट्रेन टीचर्स होने चाहिए। यहाँ पर भी इन्होंने ट्रेन टीचर्स की बात की। और जो गवर्नमेंट स्कूल चलाए जा रहे हैं वो गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श की भूमिका अदा करेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन गवर्नमेंट स्कूल को रोल मॉडल मानते हुए जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं वो नॉन गवर्नमेंट स्कूल उन्हीं की तरह सारे काम करेंगे। ट्रेन टीचर्स भी ट्रेन टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने सजेशन दिए कि रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल बी इंक्रीज। जो भी रिसोर्स हैं उन रिसोर्स को इंक्रीज किया जाएगा, लेवल को अप किया जाएगा और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को कम किया जाएगा। ये इन्होंने सारे सुझाव दिए प्राइमरी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से और हायर एजुकेशन से। अब देख लेते हैं मेरिट और डिमेरिट यानी कि इसका इवैल्यूएशन क्या होगा। सबसे पहला तो यही है कि इन्होंने जो भी एक कंप्लीट पिक्चर को प्रेजेंट किया था, जो कि उस समय की रियल पिक्चर हम कह सकते हैं कि रियल और ट्रू कंप्लीट पिक्चर को प्रेजेंट किया जो कि उस समय की स्थिति थी। और प्राइमरी एजुकेशन के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छे इन्होंने सजेशन दिए। रूल्स रेगुलेशन की बात की और एफिलिएशन देने के जो रूल्स बनाए वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। और इन्होंने कहा कि रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ किया जाए, हायर एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए फंड भी होना चाहिए। ये सारे इनके क्या थे, इनकी मेरिट्स थी। अब इनके अवगुण क्या थे, मतलब डिमेरिट क्या थी कि इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उसको वो शायद इतने टफ थे कि जिससे कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के एक्सपेंशन में बाधा आ रही थी। और रेड टैप्सम इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ये आपका हो गया मेरिट और डिमेरिट। अब इन्होंने और भी अदर टास्क भी किए थे, जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इस डिपार्टमेंट की एजुकेशन की इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। और जो कि वुड डिस्पैच में जो उसकी जो वुड डिस्पैच की जो नीति थी उस नीति में भी सभी प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात की थी। तो अब आवश्यकता ये थी कि जो ये डिपार्टमेंट थे इनके भी जो भी प्रोग्राम थे उनको सही दिशा देने की, उनमें एक रूपता लाने की। तो लॉर्ड कर्जन ने इस काम के लिए जो है ये सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया। इससे तो बेनिफिट ये हुआ कि जो एजुकेशन है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाने लगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई। और दूसरा ये था कि सेंटर द्वारा
जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे थे वो पूरे इस प्रोविंस में लागू हो गए। उसके बाद इन्होंने और क्या काम किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, ये दो बार, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो इन्होंने जो भी ऐतिहासिक हमारी धरोहर थी उनकी देखभाल के लिए, क्योंकि यदि उनकी देखभाल नहीं होगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, उनको उनकी देखभाल के लिए, जिससे कि वो यदि हम ध्यान रखेंगे तो वो क्या डिस्ट्रॉय होंगी। तो इसलिए इन्होंने प्रॉपर कंजर्वेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया, और प्रिवेंशन के लिए जो मॉन्यूमेंट्स हैं और प्लेसेस हैं, और इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और ये इस मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में पास हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। इसके बाद दूसरा, रिफॉर्म इन करिकुलम ऑफ आर्ट कॉलेज, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन मॉरल एजुकेशन। ये सब इन्होंने, इनके जो एक्स्ट्रा मतलब और काम थे वो इन्होंने और ऐसे काम किए। और आर्ट एंड कॉलेज में इन्होंने यहाँ पर केवल लिटरेरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जो आप ये है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट को भी स्टार्ट किया। और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने के लिए सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। और मॉरल एजुकेशन पर इन्होंने बहुत इम्फेसिस दिया। इन्होंने कहा कि रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन के संबंध में पहले जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इस रिलीजियस वर्ड को हटाकर इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम मोरल एजुकेशन इसका नाम रख देते हैं, कि मोरल एजुकेशन दी जाएगी, बच्चों में मोरलिटी को डेवलप किया जाएगा। अब जब भी हम अपना कुछ भी प्रेजेंटेशन देंगे तो हमें लास्ट में अपना कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है, 2-4 लाइन में इस कंक्लूज़न को हमें ज़रूर देना है कि लॉर्ड कर्जन का जो इरादा था वो बहुत नेक था। वो इंडियंस एजुकेशन में तेज़ी से सुधार करना चाहते थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए। और इस जो नरूला नायक उन्होंने कहा भी है कि जो उपलब्धियाँ, जो अचीवमेंट्स कर्जन ने 7 साल यहाँ रहकर की, उनकी प्राप्ति के लिए यदि किसी अन्य की हम बात करते हैं तो वो दुगना या तिगना समय लेता। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है इंडियन एजुकेशन को आगे ले जाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया था। तो चलिए, अब इसके बाद हम आपसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना है कि जो शिमला सम्मेलन था 1901 में हुआ था, जो वो कितने दिन तक चलता रहा। आपको ये बताना है 1901 का शिमला सम्मेलन कितने दिन तक कंटिन्यू रहा था, कितने दिन तक वो चला था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी इंडियंस मेंबर वन इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में भारतीय सदस्य कितने थे। आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, इनके दोनों के क्या आंसर हैं। इसी के साथ इसका आज हम इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम जो नया टॉपिक है आपका गोखले बिल, उसको स्टडी करेंगे। आज